साथियों नमस्कार। प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासेज में हमने ऋग्वैदिक काल का समग्रता से अध्ययन किया है और इसके पिछली क्लास में हमने उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार और वहां की सामाजिक स्थिति के विषय में समग्रता से जाना है। आज की क्लास में हम उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक स्थिति और वहां की आर्थिक स्थिति के विषय में समग्रता से अध्ययन करेंगे। आपको यदि आज की क्लास को समझना है तो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद पिछली क्लासेज को देखना पड़ेगा। और हम इतिहास को सरल बनाने आए हैं। आप तक इतिहास सरलता रूप में उपलब्ध हो, हम ऐसे पूरे प्रयास करेंगे। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे हम जब भी लाइव आए या हमारा कोई वीडियो आए तो आप तक आसानी से सूचना पहुंच जाए। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। और आज की कक्षा उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था पर केंद्रित है। सर्वप्रथम हम उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था के विषय में समग्रता से जानने का प्रयास करेंगे। राजनैतिक व्यवस्था किसी राष्ट्र के विकास और चहुमुखी विकास के साथ साथ उस राष्ट्र की प्रगति का सूचक होता है। उस राष्ट्र का प्रशासन कैसा है, उस राष्ट्र का धार्मिक इंटरेस्ट कैसा है, यह वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और उसमें मिली हुई छूट के आधार पर ही निर्भर करता है। उत्तर वैदिक काल में रूढ़ियाँ आने लगी थी। रूढ़ियाँ आप जानते हैं, जब परंपराएं समाज हित से बड़ी हो जाएं और वर्तमान में वे प्रासंगिक ना हो तो उन्हें रूढ़ियाँ कहते हैं, पूर्वाग्रह एक तरीके से। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक स्थिति। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उत्तर वैदिक काल में विकसित होने लगे और जो कबीले पर शासन करने वाला राजा था अब इस प्रदेश पर शासन करने लगा। जो पहले कबीले पे शासन करता था, राजा जो है प्रदेश पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द प्रचलन में आया। राष्ट्र जो कि प्रदेश का सूचक था। जो राष्ट्र था वो प्रदेश का सूचक था पहले, अब राष्ट्र देश का सूचक है, लेकिन पहले जो राष्ट्र था वो प्रदेश का सूचक था। पहली बार इस काल में प्रकट हुआ राष्ट्र शब्द और जो एक स्टेट या प्रदेश की सूचना देता था। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। कहा जाता है कि राजा में दैवीय शक्तियां होती हैं, वो देवताओं के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है, ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हो गई। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो धीरे धीरे और सशक्त या शक्त होती गई। महिलाओं के अधिकार कम होते गए, धीरे धीरे उन्हें शिक्षा से भी वंचित किया जाने लगा। अब इस काल में राजा का पद जो है वो चुना हुआ प्रतिनिधि गण विदत परिषद से नहीं आता था। अब राजा जो है वंशानुगत होने लगा था। राजा का बेटा ही राजा होगा, जैसा आपने 18वीं 17वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक देखा। वही परिस्थिति अब यहाँ पर आने लगी कि राजा वंशानुगत हो गया था, राजा का पद। इस काल में राजा आकार बढ़ाने से, जो इस काल में जो उत्तर वैदिक काल है, इस काल में राज्य का आकार बढ़ाने से राजा का मान बढ़ता था या महत्व बढ़ता था, कि मतलब नए प्रदेशों को जीतता था वो, तो उसका मान बढ़ता था और महत्व बढ़ता था। और राजा के अधिकारों का भी विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट कहा जाने लगा और एक राट भी कहा गया। राजा को कई नामों से जाना जाने लगा। सम्राट, एक राट, अधिराज, महाराज आदि नामों से राजा को अब
सुशोभित किया जाने लगा और राजा का पद वंशानुगत हो गया। और ऐतरेय ब्राह्मण में मैंने बताया कि राजा में दैवीय शक्तियां होती हैं, ऐसी बात कही गई। इस काल में सभा, समिति जैसी प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हो गया, यानी कम हो गया। विदध जो थी वो उसका नामो निशान भी नहीं रहा। जो मैंने आपको बताया कि जो समितियां थीं, जिनमें सभा और समिति थी, इनके अधिकार क्षीण हो गए, कम हो गए, जबकि विदध का नामो निशान नहीं रहा। और इन सभी का स्वरूप भी बदल दिया गया। उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया, विशेषकर ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का इसमें वर्चस्व हो गया। जो समाज का सबसे प्रभावशाली तबका था, पैसे वाला तबका था, उनका। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। अब क्या हुआ कि जो सभा नामक संस्था थी, उसमें महिलाओं के प्रवेश को रोक दिया गया। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था। शुरुआत में जो पांचाल था वो एक कबीला था, बाद में यह प्रदेश के नाम का हो गया। बाद में पंचाल जो है एक प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें पांचाल सबसे विकसित राज्य था। वही पांचाल जहाँ के महाराज ध्रुपद की महाभारत में आपने कहानी सुनी होगी कि उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया जिससे एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई और दोनों ही परम शक्तिशाली थे। राजा राज्याभिषेक करवाता था और राजसूय यज्ञ के द्वारा जो कि संपन्न होता था। जो राजा था वो राज्याभिषेक कराता था और राजसूय यज्ञ के द्वारा वो राज्याभिषेक संपन्न होता था। इस सबका जो है विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें इन सब चीजों का वर्णन मिलता है, राजसूय यज्ञ का और राजा के राज्याभिषेक का। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्निन कहा गया है। जो राज्य के जो प्रमुख पदाधिकारी होते थे उन्हें रत्निन कहा गया है। किसमें? यजुर्वेद में। आपको मैंने बताया था कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। रत्नियों की सूची में राजा के खास संबंधी जो मंत्री होते थे और विभागाध्यक्ष होते थे एवं दरबारी गण होते थे, वे सभी शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निनों का विस्तार मिलता है। 12 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में किया गया। अथर्ववेद, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि जादू टोना तंत्र मंत्र आदि से संबंधित है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। जो सभा और समिति हैं इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में मैंने आपको बताया पुत्रियां कहा गया है। और सबसे बड़ी बात, तैत्तिरीय ब्राह्मण में रत्नियों के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि रत्नी ही राजा को राज्य प्रदान करने वाले होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया कि रत्नियों के बारे में कि जो रत्नी होता है वो राजा को प्रदान करता है राज्य, और राज्य चलाने में राजा का सहायक होता है। अब कौन कौन से रत्नी थे पहले देख लेते हैं। सेनानी, जिसे सेनापति कहा जाता था। सूत, यानी राजा का सारथी होता था, सूत। ग्रामणी, गांव का मुखिया होता था। भागदध, ये भागदुक कर मतलब ये भागदत्त को कर संग्रह करता कहते थे। संग्रहिता, जिसे कोषाध्यक्ष कहा गया है। अक्षयवाप, जिसे ताशे के खेल में राजा का सहयोगी एवं आय व्यय का गणनाध्यक्ष होता था।
अच्छवाप। और अगला है छताह, ये प्रतिहारी होता था। और अगला है गोवीकर्तन, जो जंगल विभाग का प्रधान या अध्यक्ष होता था, जिसे गवाध्यक्ष भी कहा जाता है। अगला है पालगल, यह विदूषक यानी विद्वान होता था। महिषी, मुख्य रानी यानी पटरानी होती थी। पुरोहित, जो धार्मिक काम करने वाला होता था उसे पुरोहित कहा जाता था। युवराज यानी राजा का पुत्र या राजकुमार होता था, जो राजा के बाद उत्तराधिकारी होता था। ये उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था के विषय में हम समग्रता से जान रहे हैं। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण है उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला एक स्वेच्छाचारी कर था। जो बलि था वो ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला एक स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक कर था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते एक नियमित कर हो गया। इसकी मतलब इसको देना ही है। पहले स्वेच्छा से कर दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह कर नियमित देना पड़ता था। इसकी मात्रा जो थी 1/16वां भाग होती थी। 1/16वां भाग आपको देना ही है। किसको? राजा को। इसलिए कि वो आपकी रक्षा करेगा और आपके राज्य में का संचालन करेगा। अब ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था के विषय में जानते हैं। पूर्व क्षेत्र में जो साम्राज्य कहा जाता था, और यहाँ जो पूर्व क्षेत्र था उसमें साम्राज्य और वहां के राजा को सम्राट कहते थे। पश्चिम में स्वराज्य और वहां के राजा को स्वराट कहते थे। उत्तर में वैराज्य, वहां के राजा को विराट कहते थे। दक्षिण में भोज्य, वहां के राजा को भोज कहते थे। मध्य देश में राज्य और वहां के राजा को राजा कहते थे। ये थी हमारे उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था। आइए अब जानते हैं हम उत्तर वैदिक काल की ही आर्थिक व्यवस्था के विषय में। किसी राज्य की अर्थव्यवस्था ही उसकी प्रगति का सूचक होती है। तो हमें अर्थव्यवस्था को भी ध्यान पूर्वक पढ़ना है और अध्ययन करना है। आप हमारे साथ बने रहिए। आपके इतिहास ज्ञान में निरंतर वृद्धि ही होती रहेगी, हम आपसे यह वादा करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आप तक आसानी से हम कंटेंट डिलीवर कर पाएं। तो आइए इस काल के हम आर्थिक जीवन के विषय में विस्तृत चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस काल में पशुपालन की जगह अब कृषि प्रथम पेशा बन गया था। ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा कि पशुपालन प्रथम पेशा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अब कृषि जो है प्रथम पेशा हो गया था, पशु द्वितीयक हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं का वर्णन है। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कृषि से संबंधित जो चारों क्रियाएं हैं उनका वर्णन है। जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे उत्तर वैदिक काल आते आते। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। देखिए, अब उत्तर वैदिक काल में लोहा आ गया था और कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई, एक परिवर्तन आ गया। लोहे के आने से अब सब कुछ आसान होने लगा था। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। जो यजुर्वेद है उसमें लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
अब फसलों की संख्या भी वृद्धि हो गई, कृषि क्षेत्र भी बढ़ने लगा क्योंकि लोहे की खोज हो गई, अब कृषि करना आसान हो गया। इस समय की धान प्रमुख फसल बन गई थी। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं जो उत्तर वैदिक काल के ही माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार हुआ, शिल्पों में कुशलता आ गई और व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में धीरे धीरे अभिवृद्धि होने लगी। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन यानी मृदभांडों का प्रयोग करते थे या परिचित थे। पहला काले व लाल रंग के मिश्रित मृदभांड, दूसरा लाल मृदभांड और तीसरा चित्रित धूसर मृदभांड और चौथा उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। इन 4 तरह के मिट्टी के बर्तनों से वो परिचित थे। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है। यह जो श्रेष्ठिन है यह श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। जो व्यापारी श्रेणी होती थी उसका जो मुख्य व्यापारी होता था उसे श्रेष्ठिन कहा जाता था। वाजसनेयी संहिता में जो वाजसनेयी संहिता है उसमें 100 डंडों वाले जलपोतों का उल्लेख हुआ है। काठक संहिता में जो काठक संहिता है उसमें 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का भी उल्लेख मिला है। याद रखिएगा, काठक संहिता में 24 बैलों से जो हल खींचा जाता था उसका भी उल्लेख मिला है। और वाजसनेयी संहिता में 100 डांडों वाले जलपोतों का भी उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद में अनाजों का वर्णन मिलता है। व्रीहि, व्रीहि धान को कहा गया है। व्रीहि धान, यव, जौ जिसे बोलते हैं, मड़, उड़द, मृदग यानी मूंग, गोधूम यानी गेहूं, मसूर आदि फसलें प्रचलित हो गई थी। बहुत सारी जो आधुनिक फसलें हैं वे सब उस समय प्रचलित हो गई थी। निष्क, शतमान, पाद और कुशल, रतिका तथा गुंजा ये सभी माप की इकाइयां थीं, अलग अलग इकाइयां थीं। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था अब एक मुद्रा माने जाने लगा था। ऋग्वैदिक काल में जो निष्क था वह एक सोने का आभूषण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वह मुद्रा रूप में बदल गया। व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल है उसमें मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। पहले पण द्वारा होता था व्यापार, अब मुद्राओं द्वारा हो रहा था। परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था या वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निष्क, शतमान, कृष्णन और पाद मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। जो उत्तर वैदिक काल के आर्य थे उनको समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन मिलता है। जो इस काल में साहित्य लिखा गया, उत्तर वैदिक काल में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया और इनमें समुद्र का भी वर्णन मिलता है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा की गई है, जिससे वाणिज्य और व्यापार का संकेत मिलता है। जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें समुद्र यात्रा का भी उल्लेख मिला है, जिनसे वाणिज्य का और व्यापार का उल्लेख मिलता है। स्वर्ण यानी सोना, लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टिन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो गए थे। मतलब कई सारी धातुओं से परिचित हो गए थे। टिन से भी, तांबा से भी और चांदी से भी परिचित हो गए थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। जो इस समय धातु शिल्प था वो उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर अलग अलग प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती रही होंगी।
3 प्रकार के ऋण थे उत्तर वैदिक काल में। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन ऋणों से छुटकारा पा लेने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता था, और जो व्यक्ति इन तीनों से मतलब ऋणों से मुक्ति नहीं पाता था उसे असफल व्यक्तियों में गिना जाता था। पहला, पितृ ऋण। जो पितृ ऋण था वो संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। दूसरा, ऋषि ऋण। अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। तीसरा, देव ऋण। धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। तो ऋण 3 प्रकार के बताए गए हैं उत्तर वैदिक काल में, पितृ ऋण और ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण में व्यक्ति संतान उत्पन्न करके इस ऋण से मुक्त हो जाता था, और ऋषि ऋण में संतान को शिक्षित करके, और दैव ऋण में धार्मिक अनुष्ठान करके व्यक्ति इस मुक्ति पा लेता था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग बन गया था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऊन यानी ऊन, सज यानी पटसन का भी उल्लेख इस काल में मिलता है। पटसन का और ऊन का उल्लेख इस काल में मिलता है। जिस सिक्के का अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति और वहां की विशेषताओं के विषय में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी क्लासेस समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम जब भी लाइव आएँ या आपके लिए कोई वीडियो लाएं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।